नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, आपके साथ अमृता चौरसिया। तो अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने दी सौगात। तुमकुरू में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई का किया उद्घाटन। वैश्विक निवेशकों से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन बाधित। राज्यसभा सभापति की सदस्यों से सहयोग की अपील। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध पर जताई कड़ी नाराजगी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की धुआंधार चुनावी सभाएं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। मेघालय, नागालैंड में नामांकन का आखिरी दिन कल। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से करीब 150 सड़कें बंद। लाहौल स्पीति जिले के शिंकुला दारचा मार्ग पर हिमस्खलन, 2 मजदूरों की मौत। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप, 2000 से अधिक लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मदद को आगे आए भारत समेत कई देश। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही कई विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटक के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका 5 गुना पिछले 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इस फैक्ट्री की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। पंद्रह सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं, तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है। हजारों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले समय में भारत भूमि विश्व के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह निश्चित ही साथियों, यह निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस फैसिलिटी का शिलान्यास और आपके ही कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन
देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आपके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन है। 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में ऊर्जा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊर्जा के नए संसाधन के विकास में, ऊर्जा संक्रमण में आज भारत विश्व की सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 कार्यक्रम में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में ऊर्जा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि IMF द्वारा हाल ही में किए गए विकास प्रक्षेपण से पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिसेज तक, फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है। भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के अवरोध के कारण आज भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल गतिरोध की भेंट चढ़ा। सदन की कार्यवाही को एक बार के स्थगन के बाद दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद बताया कि उन्हें विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा समेत 10 सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत नियत कामकाज निलंबित करने और उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल समेत 2 सदस्यों के नोटिस विलंब से मिले। उन्होंने कहा कि आसन द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने की वजह से ये नोटिस स्वीकार नहीं किए गए। The notices primarily seek suspension of 0 hour and relevant rules relating to question hour and other business of the day. Honorable members, committed as I am to rule of law and constitution, I am unable to allow the notices being not in conformity with the rule and directions of the chair.
एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि सूचित कामकाज उन्हें अपनी बात को अभिव्यक्त करने के हर तरह के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह इस बात के तार्किक कारणों का उल्लंघन करता है कि सदस्य इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं। I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. और इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य अब्दुल समद सिद्दीकी के निधन का जिक्र किया और उन्हें पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के कारण लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। गतिरोध नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष ने करीब 11:05 पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए और इसी दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। पीठासीन सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने देने की अपील की। गतिरोध नहीं थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए। सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। और सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भूटान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। भूटानी संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य सदन की विशेष दीर्घा में बैठे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से उनके भारत दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। विशिष्ट दीर्घा में भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्य की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और भूटान के बीच लोकतांत्रिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने और दोनों देशों के संसद के अनुभवों को साझा करने के लिए भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में हैं। आज उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में आयोजित इस मुलाकात में दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग के अलावा आपसी रिश्तों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जहां भारत की तरफ से भूटान की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया, तो वहीं भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर वांगचुक
नांग्याल ने कोविड महामारी से लेकर विकास की जरूरतों को पूरा करने में भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। भूटान की नेशनल असेंबली के स्पीकर वांगचुक नामिंग्याल ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान संसदीय अनुभवों को साझा करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में राजस्व व्यवस्था और टैक्स प्रणाली के कुशल संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा के अधिकारी के तौर पर सुनिश्चित करें कि हमारी कर नीतियां स्पष्ट, प्रगतिशील और हमारे अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हों। जो विधेयक पारित हुआ उसकी मंशा के अनुसार रूल्स बने नहीं बने, इसको देखना, समझना, और क्योंकि आप भविष्य के वो नेतृत्व करना है जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी से टैक्स में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, टैक्स देने वालों का विश्वास, भरोसा बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जीएसटी के बाद विभिन्न विसंगतियां रही, इन विसंगतियों को दूर करा, व्यापारियों से चर्चा की, टैक्स देने वाले अन्य स्टेट होल्डरों से चर्चा की और उसको बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आज भी बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष से आज पंजाब के राज्यपाल, सिक्किम और गोवा विधानसभा अध्यक्षों से मुलाकात हुई। पंजाब के माननीय राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने संसद भवन में भेंट की। इस दौरान उनसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर जी ने संसद भवन स्थित कार्यालय में भेंट की। इस दौरान उनसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष अरुण कुमार उत्प्रेती ने संसद भवन में भेंट की। उन्होंने गैंगटोक में आयोजित होने वाले सीपीए जोन 3 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। उनसे सम्मेलन के सफल आयोजन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने सिक्किम के नेपाली समुदाय मामले में सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। राज्य सरकार इस मामले में पहले ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सिक्किम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि समीक्षा याचिका दायर करके उच्चतम न्यायालय से सिक्किमी शब्द पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्पष्टता का अनुरोध करेंगे। गृह मंत्री ने सिक्किम के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी पुराने निवासियों को आयकर छूट का विस्तार करते हुए सिक्किम के नेपाली समुदाय को अप्रवासी बताया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 इंजन वाली सरकार ने त्रिपुरा के हर कोने में सुशासन दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि टिपरा मोथा की कांग्रेस और सीपीएम के साथ गुप्त सहमति है और वह मूल निवासियों को गुमराह कर त्रिपुरा में फिर से वाम दल का शासन लाने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले राशन कार्ड, सस्ता अनाज लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था, लेकिन हमने कैडर का राज समाप्त कर संविधान का राज बनाया है। भाजपा की सरकार ने 5 ही साल में एक गंभीर अपराधों के अंदर 30% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आदिवासी समाज का विकास अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के बनमालीपुर में आश्रम चौमुहानी से चौमुहानी मोड़ तक रोड शो किया। और आइए अब चुनाव से जुड़ी खबरें।
ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 50,000 नए रोजगार सृजित करने, कृषि मजदूरों की दिहाड़ी में वृद्धि करने और हर माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। गुजरात के बाद अब आम आदमी पार्टी नागालैंड में भी चुनाव में उतरने जा रही है। आप के पूर्वोत्तर प्रभारी राजेश शर्मा ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मंगलवार को पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। हंगेरियन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर इस्तवान जैकब के नेतृत्व में भारत आए प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यसभा सभापति से मुलाकात की। संसद परिसर में हुई इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। नौसेना के पायलटों ने स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सफल लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति PV संजय कुमार, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कथित तौर पर छल के जरिए धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाहों के कारण धर्मांतरण पर विभिन्न राज्यों के कानूनों को चुनौती देने के 2 अलग-अलग मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए निवेशकों को प्रत्यक्ष प्लान की पेशकश करने का प्रस्ताव रखने के साथ ही ऐसे कोषों में गलत बिक्री रोकने के लिए वितरण कमीशन का एक मॉडल सुझाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। शक्तिकांत दास बुधवार को 6 सदस्यीय MPC की बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। यात्री वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टरों के मजबूत पंजीकरण के चलते जनवरी में देश में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 14% का उछाल इसमें आया। विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री बढ़कर 18 लाख को पार कर गई। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए $5 करोड़ के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है। ऑस्ट्रिया और इटली में हुए हिमस्खलन में करीब 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारी बर्फबारी और स्कूल की छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में लोग स्की करने अलेप्स पहुंचे थे। बंगलुरु में बस संगीतकार रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। केज का ये 3रा ग्रैमी पुरस्कार है। केज ने इस सम्मान को अपने देश भारत को समर्पित किया। और आइए अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी खबरें। तेलंगाना के वित्त मंत्री T हरीश राव ने आज विधानसभा में 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिल्ली नगर पालिका में पीठासीन अधिकारी के महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने पर हुए हंगामे के बाद महापौर का चुनाव बिना सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगित किया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में मसौदा विनियम प्रसारित कर दिए गए हैं और वह उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ब्रजभूमि मथुरा में GLA यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में 38 घरों में दरारें सामने आई हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को नगर पालिका के रैन बसेरों और ITI कॉलेज की कक्षाओं में स्थानांतरित किया है।
भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को भी प्रमुखता देने का निर्णय किया गया है। दक्षिण कोरिया के 108 तीर्थयात्रियों का एक समूह 43 दिनों तक भारत के बुद्धिस्ट सर्किट की यात्रा करेगा। यह यात्रा सेंगवॉल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है, जो 9 फरवरी को दक्षिण कोरिया के जोग्यासा मंदिर से शुरू होगी। इस यात्रा में भगवान बुद्ध के जन्म और उनके निर्माण लेने तक की जगहों को शामिल किया गया है। What could be a better way to commemorate the 50th anniversary of diplomatic ties between our two countries than to nurture this vibrant civilizational link? So was conceived this unique Korean Buddhist pilgrimage to India. That's my understanding. And this is the first of its kind, and you can say a unique people-to-people contact program. The entire government is supporting this particular effort. Today we have representatives from Ministry of Tourism, Ministry of Culture with us. Ministry of External Affairs is fully geared to support this particular effort. And the government of UP and government of Bihar, they are fully on board, and their representatives are also present here to extend the entire support to this pilgrimage. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के श्रृंखला दारचा मार्ग पर हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य अब भी लापता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों से लैस एक दल मौके पर पहुंचा और बचाव अभियान को अंजाम दिया। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबरें। दक्षिण पूर्वी तुर्की और दक्षिण सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भूकंप से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कई शहरों में बचावकर्मी और निवासी ध्वस्त हुई इमारतों से जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। सीरिया के अलेप्पो और हामा शहर से लेकर तुर्की के दियार बाकिर तक इमारतों के ध्वस्त होने की सूचना है। इस बीच भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की को एनडीआरएफ की तलाशी और बचाव टीम, चिकित्सा टीम और राहत सामग्री भेजने का फैसला किया है। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। और सिंगापुर में कोविड महामारी की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद लूनर न्यू ईयर परेड का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।